लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। अल जजीरा में प्रकाशित लेख इस बात को रेखांकित करता है कि अब दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश इजरायल की गजा में चल रही जंग के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। लेख का मकसद ये दिखाना है कि चाहे ब्रिटेन, जापान जैसे इजरायल के परंपरागत सहयोगी हों या यूरोप और एशिया के अन्य देश, अब सबका सब्र टूटता दिख रहा है। 28 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके साफ कहा कि गजा की ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। वो इसे मानवीय त्रासदी बता रहे हैं, जिसमें बच्चों समेत आम नागरिक भूख, प्यास और बमबारी के बीच मर रहे हैं। लेख ये भी दिखाता है कि इन देशों ने केवल युद्ध बंद करने की अपील नहीं की, बल्कि इजरायल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जैसे कि जानबूझकर राहत सामग्री को रोकना, राफा में जबरन लोगों को विस्थापित करने की योजना बनाना और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बसाना। ये तमाम कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और इनसे दो राज्य समाधान की संभावना खत्म हो रही है। लेख ये भी बताता है कि इजराइल इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और उल्टा उन्हें हमास के पक्ष में खड़ा बताता है। वहीं हमास ने दावा किया है कि उसने कैदियों की रिहाई के बदले युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया। इस बीच इजराइल दवाइयों, बच्चों के फार्मूले और पीने के पानी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक रहा है, जिसे लेख सामूहिक सजा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन कहता है। लेख का सार ये है, अब गजा में चल रही हिंसा सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष नहीं रही, ये एक वैश्विक नैतिक चुनौती बन चुकी है। जब दुनिया के इतने देश एक साथ कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, तो ये एक चेतावनी है। इंसानियत का धैर्य जवाब दे रहा है। द गार्जियन के संपादकीय का मकसद ये समझाना है कि 16 और 17 साल के युवाओं को वोट देने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जैसे काम करना, टैक्स देना, सेना में भर्ती होना और अपने इलाज से जुड़े फैसले लेना। जब वो इतने बड़े फैसले खुद ले सकते हैं, तो फिर उन्हें ये हक क्यों नहीं कि वो तय कर सकें कि देश की सत्ता किसके हाथ में हो। लेख ये भी बताता है कि स्कॉटलैंड और वेल्स में ये कदम पहले ही उठाया जा चुका है और वहां के नतीजे दिखाते हैं कि युवा गंभीरता से वोट करते हैं। फिर भी इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में बदलाव अब तक नहीं हुआ था, जो अब 2029 तक लागू किया जाएगा। ये पिछले 50 साल में सबसे बड़ा सुधार होगा। लेख ये भी कहता है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि युवा नासमझ होते हैं, लेकिन समझदारी या बेवकूफी उम्र पर नहीं, सोच पर निर्भर करती है। बहुत से बड़े लोग भी वोट डालने नहीं जाते, इसलिए तर्क सही नहीं कि युवाओं को रोक दिया जाए। आज के समय में युवा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है, आंदोलनों में भाग लेते हैं, लेकिन उनके पास असली ताकत यानी वोट देने की शक्ति नहीं होती। जब सरकारें बुजुर्गों के हित में फैसले लेती हैं, तो युवाओं की समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं। तो ये असंतुलन लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। लेख में ये चेतावनी दी गई है कि वोट देने का हक देना ही काफी नहीं है, साथ ही राजनीतिक शिक्षा भी देनी होगी, ताकि युवा गलत सूचना या राजनीतिक छल से बच सकें। अंत में अखबार का साफ संदेश है, युवाओं को वोट देने का हक देना कोई राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश है। अगर हम सच में राजनीति को सभी के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसमें युवाओं की आवाज भी होनी चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एक गहरी और असहज सच्चाई की ओर हमारा ध्यान खींचता है कि बुजुर्गों और बीमारों के लिए मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने का चलन केवल करुणा या इंसानियत से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तरह की आर्थिक सोच भी काम कर रही है। लेख बताता है कि जिन देशों में जन्म दर घट रही है और आबादी बुजुर्ग होती जा रही है, वहां ये सुविधा बहुत तेजी से स्वीकार की जा रही है। और ये कोई संयोग नहीं, क्योंकि इन देशों में वेलफेयर सिस्टम पर भारी दबाव है। पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और सरकारें एक तरह से राहत चाहती हैं। लेख के अनुसार जब राज्य खुद ये तय करने लगे कि किसे जीने की इजाजत दी जाए और किसे मरने की सुविधा, तो वो करुणा का नहीं, नियंत्रण का रूप लेने लगता है। लेख खास तौर पर कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों के उदाहरण देता है, जहां अब मानसिक बीमारी, गरीबी या अकेलेपन को भी मौत का वैध कारण माना जाने लगा है। कई मामलों में ये भी सामने आया कि मरीजों को मरने के लिए प्रेरित या मजबूर किया गया, क्योंकि देखभाल में खर्च
ज्यादा था। लेख इस पूरी प्रवृत्ति को भविष्य के लिए खतरनाक मानता है। अगर जन्म दर नहीं बढ़ी और वेलफेयर सिस्टम लड़खड़ाता रहा तो ये डर बना रहेगा कि बुजुर्ग, बीमार और कमजोर वर्ग को आर्थिक बोझ मानते हुए मरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेख का साफ तर्क है, अगर ऐसी व्यवस्था बनानी ही हो तो राज्य से स्वतंत्र होनी चाहिए, वरना ये फैसला मजबूरी में लिया गया होगा, ना कि स्वतंत्र इच्छा से। संक्षेप में ये लेख हमें चेतावनी देता है कि हम कहीं इंसानियत के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार तो नहीं कर रहे जिसमें समाज अपने सबसे कमजोर लोगों से कह रहा हो, अब तुम जीने लायक नहीं रहे। ब्राइडल कैपिटल शीर्षक से डॉन में छपा लेख पाकिस्तान के सामाजिक ढांचे में लड़कियों की परवरिश और शादी को लेकर बनी मानसिकता पर तीखा सवाल उठाता है। लेख की लेखिका एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा को असली मायनों में आत्मनिर्भरता का जरिया नहीं बल्कि बेहतर रिश्ता पाने के औजार के तौर पर देखा जाता है। यानी शिक्षा यहाँ ह्यूमन कैपिटल नहीं बल्कि ब्राइडल कैपिटल बन गई है, सिर्फ शादी के बाजार में लड़कियों की वैल्यू बढ़ाने का जरिया। लेख बताता है कि बहुत सी होशियार और योग्य लड़कियां आगे पढ़ना या विदेश में स्कॉलरशिप पर जाना चाहती हैं, लेकिन परिवार उन्हें इसलिए रोक देता है क्योंकि कहीं इससे शादी टल ना जाए या रिश्ते में दिक्कत ना आए। ये सोच इसलिए बनी है क्योंकि महिलाओं के पास रोजगार, सुरक्षा या आत्मनिर्भरता के मौके बेहद कम हैं और ऐसे में शादी को उनके जीवन की सबसे सुरक्षित मंजिल बना दिया गया है, भले ही वो रिश्ता बराबरी का ना हो। लेखिका कहती हैं कि हमें बेटियों को सजाने संवारने की बजाय उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट जैसे प्रेरक रोल मॉडल्स दिखाने चाहिए ताकि वो समाज के दबाव में ना आए। गोरी, लंबी लड़की जैसी सोच या डिग्री को दहेज की तरह इस्तेमाल करना दिखाता है कि शादी अब भावनाओं का रिश्ता नहीं, एक प्रतिस्पर्धी बाजार बन गया है जहां लड़कियां उपलब्धि सूची में बदली जा रही हैं। लेख अंत में ये भी कहता है कि शादी अगर बराबरी, सम्मान और पसंद से हो तो अच्छी चीज है, लेकिन जब लड़कियां आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं तो चाहे अनचाहे गलत या हिंसक रिश्तों में फंसी रहती हैं क्योंकि उनके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। ऐसे रिश्ते समाज के लिए स्थिर भले दिखें, लेकिन भीतर से वो दुख और असमानता से भरे होते हैं। लेख दरअसल ये कहना चाहता है कि जब तक हम लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने का, खुद अपने लिए फैसले लेने का हौसला नहीं देंगे और जब तक शादी को ही उनकी मंजिल मानते रहेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। बदलाव की शुरुआत घर से होनी चाहिए, परवरिश से होनी चाहिए। हमें अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि उन्हें कोई और आकर नहीं बचाएगा, वो खुद अपना रास्ता बना सकती हैं। इस लेख का मकसद है शादी की समाज निर्मित मजबूरी के पीछे छिपी असमानता को उजागर करना और ये समझाना कि असली सुरक्षा और सम्मान तब मिलेगा जब लड़कियां आत्मनिर्भर और सक्षम बनेंगी। द प्रिंट में लेख मशहूर मैराथन धावक फौजा सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत के बहाने भारत में सड़क सुरक्षा की भयावह स्थिति की ओर ध्यान खींचता है। लेख हमें समझाने की कोशिश करता है कि फौजा सिंह जैसे 114 साल के आदर्श नागरिक की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार कार से कुचलकर हुई। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है बल्कि भारत की सड़कों पर रोजमर्रा की हकीकत है। लेख बताता है कि भारत में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में जान गंवा रहा है। इसमें इंसानी लापरवाही, कानून की अनदेखी, ट्रैफिक सिस्टम की विफलता और सरकारी योजनाओं के जमीन पर असर न छोड़ पाने जैसी कई परतें हैं। सड़क हादसों की वजह से न सिर्फ जाने जा रही हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। नितिन गडकरी के मुताबिक ये नुकसान भारत की जीडीपी का लगभग 3% है। लेख ये भी दिखाता है कि हादसों के बाद न्याय व्यवस्था कितनी लचर हो जाती है, जैसे पुणे की पॉर्श कार दुर्घटना में देखा गया, जहां एक नाबालिग आरोपी को बेहद हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया। इससे लोगों का कानून पर से भरोसा कमजोर होता है। साथ ही लेख बताता है कि सड़कें केवल गाड़ियों के लिए नहीं हैं, बल्कि पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों, विक्रेताओं और आम नागरिकों के लिए भी हैं। लेकिन जिस तरह से फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार हैं और सड़कें अव्यवस्थित हैं, वो बताता है कि हमने सुरक्षा और सुविधा दोनों से समझौता कर लिया है। लेख का मकसद सिर्फ एक हादसे की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि ये है कि सरकार, समाज और आम नागरिक सभी को ये समझने की जरूरत है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट का मामला नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक इंसानी व्यवहार नहीं बदलेगा और कानून का सख्ती से पालन नहीं होगा,
तब तक फौजा सिंह जैसे लोग यूं ही इन सड़कों पर कुचले जाते रहेंगे। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.